इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे और साथ साथ उस डेटा के इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। अब पिछले हफ्ते एक मेजर इवेंट तो था यूनियन बजट और इस बजट ने एक्सपर्ट्स को काफी डिवाइड कर दिया है। अब हमारे हिसाब से तो यूनियन बजट नेट नेट देखे तो काफी पॉजिटिव रहा है, लेकिन सबसे पहले अगर हम नेगेटिव्स डिस्कस करें तो ऑब्वियस नेगेटिव्स तो ये है कि बजट में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी में देखें तो पहले 10% था, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे पहले 15% था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। साथ साथ प्रॉपर्टी में देखें तो प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन टैक्स पहले 20% था, लेकिन ये इंडेक्सेशन के साथ था। अब इंडेक्सेशन को हटाकर प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन टैक्स कम करके 12.5% कर दिया है। अब प्रॉपर्टी में भी काफी एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है तो वो पॉजिटिव रहेगा नेट नेट या नेगेटिव। तो ये था कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। उसके सामने अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स में एक्सपेक्टेशन ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन इस बार मेजर चेंजेस है नहीं पर्सनल इनकम टैक्स में। तो ये थे नेगेटिव्स। इसके सामने अगर हम पॉजिटिव्स देखें बजट के तो सबसे पहला और सबसे मेजर पॉजिटिव तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को 5.1% से कम करके 4.9% कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब फिस्कल डेफिसिट है क्या? फिस्कल डेफिसिट रिमेंबर एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू होता है। तो सरकार का जो टोटल रेवेन्यू है जिसमें टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि डाइवेस्टमेंट है या आरबीआई ने डिविडेंड दिया, ये सब मिला के रेवेन्यू होता है। तो वो रेवेन्यू से एक्सपेंसेस ज्यादा हो यानी कि खर्चे सरकार के ज्यादा हो तो वो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का जो गैप है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और इस गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को प्लग करने के लिए सरकार को पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो पैसे मिलेंगे मार्केट में से। तो सरकार को मार्केट में बोरो करने जाना पड़ेगा। तो नेचुरली अगर फिस्कल डेफिसिट हाई होगा तो बोरोइंग सरकार के हाई रहेंगे। उसके विपरीत अगर फिस्कल डेफिसिट कम हुआ तो नेचुरली सरकार के बोरोइंग्स कम हो जाएंगे और बोरोइंग्स के साथ साथ सरकार के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हुए तो नेचुरली वो जो सेविंग्स है वो सरकार कहीं और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगी। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम होने से एक और फायदा है और वो है कि इंडिया के क्रेडिट रेटिंग्स बढ़ सकते हैं। करंटली S&P 500 ने इंडिया को BBB- यानी कि वन ऑफ द लोएस्ट क्रेडिट रेटिंग दिया है। और अगर फिस्कल डेफिसिट कम हुआ इंडिया का आगे जाके FY26 तक तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट और कम में यानी कि 4.5% ऑफ जीडीपी करने का टारगेट है। फिस्कल डेफिसिट अगर कम हुआ तो S&P अपने क्रेडिट रेटिंग्स, इंडिया को जो क्रेडिट रेटिंग्स दिए हैं वो बढ़ाएगी। और क्रेडिट रेटिंग्स अगर बढ़े तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल फ्लोज बढ़ सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में स्पेशली FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल है, और FPI, ये दोनों ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया अब एक सेफ कंट्री दिखेगा। तो S&P 500 क्रेडिट रेटिंग बढ़ा सकती है। फिच और मूडीज भी अपने क्रेडिट रेटिंग बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स बढ़े, फॉरेन फ्लोज इंडिया में आए तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो करेंसी पे पड़ सकता है कि इंडिया की जो रुपी है वो स्ट्रांग होगी। रुपी अगर स्ट्रांग होगा कंपेयर टू अदर करेंसीज तो नेचुरली इंडिया जो फॉरेन से इंपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल सस्ता होगा, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल और गोल्ड, तो नेचुरली इंडिया में इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो फिस्कल डेफिसिट कम होने के बहुत सारे फायदे हैं और इस बजट में सरकार ने ये बताया है कि वो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए काफ़ी कमिटेड है। ये एक मेजर पॉजिटिव है। इसके साथ साथ दूसरा एक मेजर पॉजिटिव हम देखें तो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो भी 17% बढ़ाया है। इंटरिम बजट में भी 17% बढ़ाया था और इस बजट में सेम रखा है, मतलब 17% से ही बढ़ाया है। तो इंटरिम बजट से फुल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन 17% फिर भी काफ़ी पॉजिटिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे स्पेंड करेगी गवर्नमेंट? तो स्पेंड करेगी रोड्स है, डिफेंस है, रेलवेज है, फ्लाईओवर्स है, डैम्स है, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है। तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं इंडिया को, जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और साथ साथ फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में इंडिया को काम आएंगे, फायदा देंगे। तो ये एसेट्स क्रिएट होंगे। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 17% से। तो एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट टारगेट कम किया है। ये दोनों किया है डिस्पाइट द फैक्ट कि इस बार गवर्नमेंट का कोलिशन है, राइट? सो TDP और JDU, JDU बिहार का और TDP आंध्र प्रदेश, ये दोनों ने सरकार से मिलकर कोलिशन बनाया है।
तो कोलिशन होने के बावजूद और इन दोनों स्टेट्स के कुछ डिमांड्स होने के बावजूद भी इस बार गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट स्ट्रॉन्ग रखा है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है। तो सरकार कमिटेड है इंडिया को ग्रो करने के लिए और शायद इसीलिए मार्केट ने भी इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब चलते हैं हम टैक्सेशन की ओर। अब टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो यूनियन बजट में और बजट के बाहर एक मेजर क्रिटिसिज्म ये रहता है सबका कि इंडिया का टैक्स पेयर बेस, यानी कि कितने लोग इनकम टैक्स एक्चुअली पे करते हैं, वो काफ़ी कम रहा है। अब ये कम क्यों रहा है? वेल, इसका एक मेजर रीज़न तो ये है कि इंडिया में इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड जो है, एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड, वो काफ़ी हाई रहा है। 2014 में देखें तो ये 2 लाख था और 2014 के बजट के बाद इसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया। अगर आप नया टैक्स सिस्टम फॉलो करते हो तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाता है। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अच्छा, अब 2017 में एक रिपोर्ट आया था जिसके मुताबिक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि एक एवरेज पर्सन एक साल में कितना कमाता है, वो था करीब 1 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड था 2.5 लाख ओल्ड सिस्टम के हिसाब से। उसके विपरीत एक एवरेज सिटीजन इंडिया का कमाता था 1 लाख रुपए पर ईयर। तो इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड टू इंडिया पर कैपिटा जीडीपी आप देखो 2017 में, वो था करीब 2.5। इसके अगेंस्ट में 20 डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड टू पर कैपिटा जीडीपी का रेशियो अगर आप देखो तो वो था 0.5। इंडिया का 2.5 और 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का रेशियो था 0.5। चाइना में आप देखो तो एक एवरेज सिटीजन चाइना का 2017 में कमाता था 50,000 युआन। उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड था 18,000 युआन। तो चाइना में जो टैक्स पेयर बेस है वो काफ़ी ब्रॉड है। इसका रीज़न ये है कि चाइना में इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड ही कम था। अब इंडिया में इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होने के कारण मेजरली जो इंडिया के सिटीजन्स है वो टैक्सेशन स्लैब के बाहर आ जाते हैं, राइट। अब 2014 के बाद जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड है, उसको चेंज नहीं किया अभी तक 2024 के बाद। तो वो अभी भी ओल्ड सिस्टम के हिसाब से 2.5 लाख है और न्यू सिस्टम के हिसाब से 3 लाख है। इनकम टैक्स के थ्रेशोल्ड को चेंज नहीं किया, लेकिन लास्ट 10 इयर्स में आप एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखो तो वो करीब 5% रहा है। यानी क्यूमुलेटिवली लास्ट 10 इयर्स में इन्फ्लेशन करीब 65% से बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ा है लेकिन इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड सेम लेवल पे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख का जो थ्रेशोल्ड है इनकम टैक्स का, उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई करीब 1.5 लाख रुपए। इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन पैसों की वैल्यू को खा जाता है। तो इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड भले ही 2.5 लाख रखा है फ्लैट, उसको इन्फ्लेशन से सरकार ने बढ़ाया नहीं है। आइडियली अगर सरकार वो एग्जेम्पशन को इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाती तो फिर रियल टर्म्स में सेम रहता, लेकिन इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया है वो एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये है कि 2.5 लाख की जो वैल्यू है वो कम होके करीब 1.5 लाख हो गई है रियल टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन भी एक टैक्स की तरह यहाँ काम कर रहा है और रियल टर्म्स में थ्रेशोल्ड एक्चुअली सरकार ने कम कर दिया है, बढ़ाया नहीं है और सेम भी नहीं रखा, कम कर दिया है। अब इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड रियल टर्म्स में, यानी कि इन्फ्लेशन को अगर हम फैक्टर करें तो वो कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की इनकम्स लास्ट 10 ईयर्स में इतनी बड़ी है और रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड कम हो गया है। तो इसका मतलब कि उसका इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन में पड़ना चाहिए। तो अगर आप टैक्स कलेक्शन की बात करें तो FY25 में फिनेंस मिनिस्टर के हिसाब से एस्टिमेटेड इनकम टैक्स कलेक्शन होना चाहिए 3.6% ऑफ जीडीपी। अब वही 2015 में आप देखो तो वो था 2% ऑफ जीडीपी। तो इनकम टैक्स कलेक्शन, और इसमें पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 2% से लेके 3.6% यानी 1.6% से बढ़ा है लास्ट 10 इयर्स में। और ये एक मेजर फिगर इसलिए है क्योंकि लास्ट उसके पहले मतलब 2015 के पहले 35 इयर्स तक इनकम टैक्स हार्डली 1% ऑफ जीडीपी से बढ़ा था, ठीक है। और लास्ट 10 इयर्स में वो 1.6% ऑफ जीडीपी से बढ़ गया है। तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा, अब
2015 में हम इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कंपेयर करें तो वो करीब 40% लोअर था, यानी कि इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से 40% कम था। वही 2024 में अब इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से 15% बढ़ गया है, राइट। तो इनकम टैक्स कलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है 2024 तक। अब इनकम टैक्स पेयर की बात करें तो 2022 में टोटल 9 करोड़ लोग थे जिन्होंने या तो इनकम टैक्स फाइल किया था या फिर इनकम टैक्स फाइल किए बिना टीडीएस पे किया था, और ये उसके प्रीसीडिंग 5 इयर्स से 25% ज़्यादा था। ये था 2022 में। 2024 में 9 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ तो हो गया होगा, यानी कि इंडिया का जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका करीब 10% लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर उस टीडीएस पे कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना। और इंडिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन देखो तो फिर करीब 15% ऑफ दैट पॉपुलेशन इज फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो इससे बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में 2014 या 15 में इनकम टैक्स पेयर्स काफ़ी कम थे। इसका रीज़न ये था कि इनकम टैक्स का जो थ्रेशोल्ड है, एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड, वो काफ़ी हाई था। इसको ऑब्वियसली इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड को ऑफिशियली सरकार कम नहीं कर सकती क्योंकि कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो सेम रखा 2.5 लाख तक, वो बढ़ाया नहीं। लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट हम देखें तो उसकी वैल्यू आज के टर्म्स में 2.5 लाख से कम होकर 1.5 लाख हो गया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि इंडिया में टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है और उसके साथ साथ टैक्स पेयर बेस भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तो हो गया बजट और टैक्सेशन की बात। अब इसके अलावा लास्ट हफ्ते एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रिलीज ये है कि यूएस जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट Q2 में 2.8% आया है, जो कि उसके प्रीवियस क्वार्टर में 1.4% था। तो यूएस जीडीपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो इस हफ्ते इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते इस हफ्ते के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के साथ। थैंक यू।